Hello aspirants, welcome back to our YouTube channel. In this video, we will understand about the examination pattern and syllabus of the paper. If you want to clear or crack the IAS exam in 1 year, you have to follow these suggestions. भारत में प्रशासनिक सेवा आईएएस एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है जिसमें हर साल हजारों नहीं लाखों कैंडिडेट्स इस पेपर में बैठते हैं और सिर्फ कुछ ही चुनिंदा कैंडिडेट्स कुछ लकी कैंडिडेट्स ही आईएएस या आईपीएस या किसी भी सिविल सर्विसेज में चुने जाते हैं। हर किसी एस्पिरेंट्स का सपना होता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में वो आईएएस को निकाले, बट बहुत ही कम लोग निकाल पाते हैं। इसका कारण ये है कि वो फोकस नहीं होते, दे आर नॉट कंसिस्टेंट। इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे हाउ टू बी फोकस्ड एंड हाउ टू बी कंसिस्टेंट एंड हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच। स्ट्रेटेजी फॉर आईएएस। फर्स्ट थिंग, द एस्पिरेंट शुड गेट द बेसिक्स क्लियर। आप अपने बेसिक्स को क्लियर कीजिए। और आईएएस कोई पहाड़ नहीं है, बहुत से एस्पिरेंट्स आईएएस को क्लियर करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। आप अगर चाहते हैं कि आप भी आईएएस को क्लियर करें तो ये इस वीडियो को पूरा देखिए। द सिलेबस। एक अच्छी पकड़ और एक अच्छी समझ होनी चाहिए सिलेबस को सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है और बहुत ज़्यादा वास्ट है, जिस वजह से बहुत से एस्पिरेंट्स इस सिलेबस को ख़त्म ही नहीं कर पाते हैं। अगर वो ख़त्म कर पाते हैं फिर भी वो पेपर क्लियर नहीं कर पाते, कारण वो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी उसे याद नहीं कर पाते हैं, इसे समझ नहीं पाते हैं। बट इस वीडियो में हम आपकी इसीलिए मदद करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट्स पे जाके आप उसकी नोटिफिकेशन डाउनलोड करके उसका सिलेबस को पढ़िए, उसे समझिए। 1 दिन 2 दिन इस सिलेबस को समझने में लगाइए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने चाहिए ताकि आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल सके कि हाँ, यूपीएससी किस तरह के पेपर आयोजित करता है। यूपीएससी के पेपर्स आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ आने लगेगा कि हाँ, कि हमें किस तरह की तैयारी करनी है और हमें किस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। और आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो आप सिलेबस देख के समझ पाएँगे। और जो भी बुक्स रेफ़र की जाती है, रेफ़रेंस के लिए कोई भी बुक आप यूज़ करते हैं, तो उसमें हर चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ वो चीज़ पढ़ें जो सिलेबस में लिखा हुआ है, जो सिलेबस में दिया गया है। फोकस ऑन करंट अफेयर। बहुत से बच्चे यूपीएससी को सिर्फ़ एक स्टैटिक या डायनामिक समझते हैं, बट यूपीएससी दोनों ही मिक्स अप है, स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन। इसका रेशियो कभी यूपीएससी फिक्स नहीं करता है कि स्टैटिक इतना पोर्शन आएगा या डायनामिक इतना पोर्शन आएगा। डायनामिक वो पोर्शन होता है जो चेंज होते रहते हैं, जैसे कि करंट अफेयर्स, जो हमेशा चेंज होते रहते हैं। बट स्टैटिक पोर्शन वो होता है जो हमेशा फिक्स रहता है, जैसे कि आपकी रेफरेंस बुक, एनसीईआरटीज़। अब हम करंट अफेयर की बात करें, तो करंट अफेयर आपको कैसे करंट अफेयर पढ़ना चाहिए? आपको आपके यूपीएससी जो जनरल स्टडीज़ के सिलेबस हैं, जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं, उस रिलेटेड में करंट अफेयर्स पढ़ने चाहिए, चाहे वो नेशनल लेवल के हों या इंटरनेशनल लेवल के हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, जीएस में हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, इसरो ने अभी स्टार्टिंग में अभी कुछ किया, अभी कुछ ही टाइम पहले अगर इसरो ने कुछ किया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मामलों में, या डीआरडीओ ने किया या नासा ने किया या किसी भी स्पेस एजेंसी या किसी भी साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कुछ भी किया है, तो आपको उसे पढ़ना चाहिए। इसके अलावा बायोडायवर्सिटी है, इकोलॉजी है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। इसके लिए आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या किसी भी रेप्यूटेड आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट की आप मैगज़ीन्स पढ़ सकते हैं। अब नोट्स बनाना बहुत से बच्चों को मुश्किल पड़ता है। अब करंट अफेयर के नोट्स बनाना एक बहुत ही बड़ा अहम फैसला होता है बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत से बच्चे सिर्फ़ करंट अफेयर पढ़ते हैं, उनके नोट्स नहीं बनाते। बट आई वुड एडवाइस कि आप करंट अफेयर्स पढ़ें तो उसके नोट्स बनाएँ। लेकिन करंट अफेयर्स पढ़ने के तुरंत नोट ना बनाएँ, करंट अफेयर को पढ़ें, उसे समझें, उसे गूगल करें जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है। उसके बाद गूगल से सर्च करने के बाद आप उसके नोट्स बना सकते हैं। कोचिंग, मैं कोचिंग के लिए नहीं कहूँगा, या अगर आपके पास कोचिंग है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आपके पास कोचिंग नहीं है लेकिन आपके अंदर खुद में सेल्फ मोटिवेशन है, आपको लगता है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं कि आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ कोचिंग इज़ बेसिकली फॉर मेंटरशिप। आप अगर कोचिंग कर रहे हैं तो ये आपको कोचिंग आपको ये डिसाइड नहीं करेगा कि आप आईएएस बन भी पाएँगे या नहीं। बहुत से एस्पिरेंट्स फेल होते हैं, जो कोचिंग करते हैं वो फेल होते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जो सेल्फ स्टडी करके भी आईएएस बन जाते हैं।
तो अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको ज़रूरत है, तो ही कीजिएगा वरना मत कीजिए। अगर आपके अंदर मेंटरशिप है कि हाँ, आप मेंटरशिप कर सकते हैं, आपके अंदर वो है कि हाँ, आपको चीज़ें समझ आ रही है, आपको मेंटरशिप की ज़रूरत नहीं है किसी अगर आपके कोई सीनियर है या कोई भी आपका बड़ा भाई है, कोई भी, अगर आपको मेंटर कर सके तो वो बहुत बढ़िया है। कोचिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम इन माय ओपिनियन। डोंट टेक इट सीरियसली। Stick to NCERT. Many aspirants directly jump to reference book. They don't even read NCERT. But NCERT पढ़ना ज़रूरी है। एनसीईआरटी को आप ज़्यादा ना पढ़ें, सिर्फ इस पे डिपेंडेंट ना रहें, सिर्फ 1 या 2 बार आप एनसीईआरटी पढ़ लें वो बहुत है। एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है? बहुत से एस्पिरेंट्स, बहुत से टॉपर्स आपको 6th या 12th क्लास की एनसीईआरटी रिकमेंड करेंगे, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगा। आपको सिर्फ कुछ ही एनसीईआरटीज़ पढ़नी है और उसमें भी कुछ ही सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं। आपको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और पहली बार जब आप एनसीईआरटी पढ़ें तो सेम एज़ करंट अफेयर्स आपको सिर्फ एनसीईआरटी एक बार रीड करनी है और सेकंड टाइम में आप उसके नोट्स बना सकते हैं। इंट्रोस्पेक्ट, आप अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पॉलिटी की बात करूँ तो अभी हाल-फिलहाल में फार्म लॉज़ आए थे। फार्म बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किए तो उसे बैन कर दिए दोबारा। तो इस चीज़ में आप कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं? तो इसके बारे में अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स या अगर आपके साथ कोई और कैंडिडेट आईएएस या आईपीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके साथ आप ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक आईएएस बन रहे हैं, तो आपका काम है पब्लिक के बीच में रहना। तो लोगों के जो मन में है कि हाँ, इस चीज़ से उन्हें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या नुकसान है, तो लोगों से सुनेंगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। इसके लिए टेक आउट लाउड आप इसको और ज़्यादा एक्सप्लोर कीजिए कि लोगों का इसमें क्या कहना है। क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ये जनता के हित में ही काम करना चाहेगा। तो जनता के लिए अगर जो चीज़ अच्छी होगी, तो वही सरकार करेगी। तो अगर आप आईएएस बनेंगे तो आप बड़े होके मतलब अगर आप आईएएस बन जाते हैं, तो आप जब सीनियर रैंकिंग पे जाएँगे, जैसे कैबिनेट सेक्रेटरी या किसी भी सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट में अगर आप काम करेंगे, तो आपको पॉलिसी फ्रेम्स करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, क्या आप वो जो आप पॉलिसी बना रहे हैं, वो जनता के हित में है या नहीं? तो इसके लिए आप थोड़ा जनता के साथ जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी रिलेटिव्स हैं, सिर्फ़ कुछ हद तक जो कि पॉज़िटिव रिलेटिव्स हों, नेगेटिव रिलेटिव्स के साथ कॉन्टैक्ट में मत रहिएगा क्योंकि वो सिर्फ़ आपको डाउन मोटिवेट करेंगे, वो आपको मोटिवेट नहीं करेंगे। अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं और काफ़ी चीज़ों को इंट्रोस्पेक्ट कीजिए और काफ़ी चीज़ों को अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो गूगल्स पे जाइए, काफ़ी सारे ओपिनियंस हैं जहाँ पे आपको लोगों के ओपिनियंस देखने को मिल जाएँगे किसी पर्टिकुलर लॉ या पर्टिकुलर एक्ट के बारे में। अब बहुत से बच्चों में ऑप्शनल का डिलेमा आता है कि हमें किस तरह का ऑप्शनल चूज़ करना चाहिए। वेल आप जब भी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें तो सबसे पहले आप अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लें कि हाँ, आपका ऑप्शनल क्या होगा। अगर हम बात करें तो ऑप्शनल्स अगर यूपीएससी में 24-25 हैं तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से ऑप्शनल चूज़ कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं तो आप इंजीनियरिंग के ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप मेडिकल साइंस से हैं तो आप एमबीबीएस आपने कर रखा है या एमडी कर रखी है तो आप एमबीबीएस या मेडिकल साइंस ले सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस से हैं तो आप सोशल साइंस लीजिए। अगर आपने बीएससी इन एंथ्रोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी इस टाइप की अगर कर रखी है तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। बट अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्शनल में चूज़ कीजिएगा जो कि आपने आपको लगता है कि आपको इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में, भले आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फ़ील्ड में हो और वो सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा जनरल स्टडीज़ जो कि कॉमन सब्जेक्ट है यूपीएससी के लिए, वो उससे ओवरलैप करना चाहिए या आपने वो सब्जेक्ट पहले पढ़ रखा हो, जो कि आपकी ग्रेजुएशन में हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो सकता है या अगर आपने डॉक्टरेट कर रखा है तो उसमें भी हो, तो भी चल सकता है। इंटरनेट, इंटरनेट इज़ समथिंग जो कि आपकी बहुत हेल्प कर सकता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में और इंटरनेट पे अभी थाउज़ेंड्स नहीं लैक्स ऑफ रिसोर्सेज़ अवेलेबल हैं। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है कि उन्हें कौन-सी रिसोर्स यूज़ करनी है। आई वुड एडवाइज़ जस्ट फॉलो सिंपल वेबसाइट्स for economy, for polity or something. You just have to follow newspaper websites or magazines website, and you just have to follow the websites like CCRT for culture, isro.gov.in for the space and tech, DRDO for Ministry of Defense websites. You can follow NASA's website too. So you have to follow website that is related to your GS subjects. You don't have to follow every other coaching institute website.
And if you are wanting to read current affair better, you can just download, or you can have the subscription for e-papers that is available at a cheap rate, or you can share the newspaper with your friends who are also preparing for the civil services schedule. You can read up to one or two maximum newspapers, good newspaper. I would advise to read the Hindu or the Indian Express. Focus on a newspaper until mains, and you have to prepare for mains and prelims at the same time. This is 27th November 2021, and if you are preparing for the UPSC Civil Services 2022, then it is a golden opportunity. You can utilize this time for the preparation, and you have to just read the NCRT first and get a basic concept, and after that you can shift to current affair part. And if you're not good at reading, then build a habit of reading, because at the end, if you are being an IAS officer, you have to read a lot of reports, a lot of policy making, and a lot of things that government of India issues, the departments and the ministries issues every day to day. Current affairs, a magazine, you can use a current affair magazine of any reputed coaching institute or any other publications like Chronicle, Tigda Darpan, and you can use any other if you are suitable with. Well, notes are important, but during the initial states, you should not make notes, and you should read. You should read at least first reading of any NCRT or any reference book after in the second reading. After you have just completed the first reading, you have to make the notes for the preparation. And I will tell you about the how to study and how to you can make notes in the next video. That will be more interesting. Well, you can make a current affairs notes of just 2 to 3 pages per week. That is good, and you should make a separate notebook that should be handy to you and available to 24/7 to you. And if you focused, you have a phone, you have internet connection, right? अगर आपको यूपीएससी में किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम्स है तो आप यूट्यूब पे डेली न्यूज़ सिंप्लीफाइड या डेली न्यूज़ एनालिसिस की वीडियोस देख सकते हैं, एडिटोरियल सेक्शंस की वीडियोस देख सकते हैं, जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर्स जैसे हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस हमेशा पब्लिश करते हैं। आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको काफ़ी ब्रीफ नॉलेज हो सके करंट अफेयर के बारे में। इसके अलावा आप राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी के बारे में देख सकते हैं, जो डिबेट्स चलती हैं पार्लियामेंट में। रिगार्डिंग कि कौन से बिल पास हो रहे हैं, उस बिल से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, काफ़ी चीज़ें उसमें समझा सकते हैं आप उसे फ़ॉलो कर सकते हैं। रीडिंग टाइम, अगर हम बात करें, बहुत से बच्चों में प्रॉब्लम होती है कि वो 6-6 घंटे, 7-7 घंटे पढ़ते हैं, बट उन्हें कुछ याद नहीं रहता। इज़ रीडिंग बिकॉज़ हमारा जो माइंड है, वो सिर्फ़ एक पर्टिकुलर टाइम तक ही मतलब एक्टिव रह सकता है, उसे अच्छे से काम कर सकता है, उसके बाद वो डाउनग्रेड जाना शुरू हो जाता है। तो आप 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद अगेन आप 40 मिनट का पढ़ाई कीजिए, फिर आप 15-20 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। बट ये जो आप 15 या 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, उसमें फ़ोन मत चलाना। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं, तो सिर्फ़ वो चीज़ सर्च करना जो आपने पहले से पढ़ी हुई है, जो आप पढ़ रहे हैं। अगर आपने उसमें सोशल मीडिया चला के कोई भी रील्स टाइप की वीडियोज़ या कुछ भी सोशल मीडिया यूज़ करना शुरू कर दिया, तो ये आपको बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में, और ये आपका हेल्प नहीं करेगा। इसके लिए आप सिंपल कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऐप्स आते हैं जो आपको फ़ोन चलाने नहीं देंगे उस टाइम पीरियड में। तो आप सिंपल, अगर आपके घर में लैपटॉप है तो दैट्स मच बेटर। आप लैपटॉप लीजिए, आप 40 मिनट पढ़ाई कीजिए, उसके बाद जो 5 या 10 मिनट का आप ब्रेक ले रहे हैं, जो भी आप अपने हिसाब से ले रहे हैं, 5, 10 या 15 मिनट का, उसमें आप वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं जो आपको समझ नहीं आया है, कुछ वर्ड्स हैं या कुछ भी ऐसी लाइन है जो आपको समझ नहीं आ रही है। रिगार्डिंग आपने कोई भी एक चैप्टर पढ़ा, उसमें आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल गया, आपको वो चीज़ समझ नहीं आ रही, वो सर्च कर सकते हैं, उसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। अगर आपको प्रीलिम्स और मेंस में बैठने से पहले आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों का पेपर, दोनों का सिलेबस अच्छे से कवर अप होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर नियरली 2 जून के आसपास होता है और मेंस का पेपर सितंबर स्टार्टिंग में होता है। तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है आपको, सिर्फ़ 3 महीने का टाइम मिल पाता है, और जीएस का ये जो मेंस है, मेंस के पेपर में जीएस, एसए और ऑप्शनल पेपर आते हैं,
और इसके साथ-साथ 2 इंडियन लैंग्वेज जिसमें एक इंग्लिश लैंग्वेज और एक हिंदी लैंग्वेज आता है, जो कि स्टूडेंट्स को काफ़ी नुकसानदायक साबित हो सकता है क्योंकि 3 महीने में उतना वो दोबारा नहीं पढ़ सकते हैं। वो सिर्फ़ रिवाइज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप प्रीलिम्स में बैठें 2 जून को या जब भी प्रीलिम्स हो, तो उससे पहले आपका प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि जब भी आपका प्रीलिम्स पेपर खत्म हो, तो आप आके मेंस के पेपर के लिए रिवीज़न कर सकें और उसके लिए प्रैक्टिस कर सकें। अगर आप सिविल्स में प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए, चाहे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट से लें या किसी सीनियर आईएएस या आईपीएस से लें, अगर आपके रिलेशन में कोई है या कोई ऐसे कैंडिडेट से या अपने सिबलिंग से ले सकते हैं, एल्डर सिबलिंग से ले सकते हैं जो आपको गाइड कर सकें। और आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि हाँ, मैं उस चीज़ के लिए तैयार हूँ, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि मैं आईएएस बन सकता हूँ और मैं उस चीज़ के लिए ट्राई करूँगा। मैं उसके लिए ट्राई करूँगा और मैं वो पेपर बनूँगा। और आपको स्टडी रूटीन को और टाइम टेबल को एक बायोलॉजिकल सिनेरियो में लेना चाहिए क्योंकि हमारी जो बॉडी है बायोलॉजिकली बैलेंस्ड है। तो अगर आप उस चीज़ को फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेली रूटीन बनाते हैं, तो आप उस रूटीन को फ़ॉलो करेंगे तो वो रूटीन आपकी बॉडी अडॉप्ट कर लेगी। You can use the rule of 21-90 that states अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक करते हैं तो आप उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हैं, वो आपको आदत पड़ जाती है। और वही काम अगर आप 90 दिन के लिए करते हैं तो वो आपकी लाइफ़स्टाइल का एक हिस्सा बन जाती है। तो ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप 21 दिन किसी भी चीज़ को करके देखिए, अगर वो आपकी लाइफ़स्टाइल नहीं बनती है, तो ये आपने वो चीज़ अच्छे से फ़ॉलो नहीं की है। एंड इन लास्ट, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और अगर आपको कोई भी इशू है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट पे अपनी कमेंट्स दे सकते हैं। एंड इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।